Hello everyone, I welcome you all on this topic, the solid state. सॉलिड स्टेट या बोले तो केमिस्ट्री की मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डायरेक्ट एनसीईआरटी पे बेस्ड जो थ्योरीज़ हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों के लिए कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया है। फ़िलहाल मैं बेसिक्स से शुरू करूँगा, क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री कवर करते हुए चलूँगा। ये जो है टॉपिक है, ये जो वीडियोज़ हैं, ये आपके जेईई मेंस में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैंने जब जेईई मेंस दिया था तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, सॉरी, राइट। तो अगर आपको अपनी स्कोरिंग अच्छी करनी है, अपनी परसेंटाइल अच्छी करनी है जेईई मेंस में या 12th एग्ज़ाम में भी, 11th-12th में, तो आप केमिस्ट्री को बेस बना सकते हैं और केमिस्ट्री समझने में बहुत आसान होगी एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, हल्के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा केमिस्ट्री। एंड अगर आप बने रहे पूरे वीडियोज़ में तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, तो आपके पास सुनहरा मौका है, आप लोग केमिस्ट्री को प्रिपेयर करके केमिस्ट्री और मैथ के ज़रिए आप जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं सॉलिड स्टेट पे। हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ओके, सो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने मैथमेटिक्स पे वीडियोस बनाए। ओके, एंड नाउ मैं सॉलिड स्टेट यानी कि केमिस्ट्री पे शुरू कर रहा हूँ सीरीज़। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे, फ़िलहाल अभी केमिस्ट्री चलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप मेरी कुछ ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नाउ आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अर्लियर स्टडीज़ में हमने पढ़ा है कि लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें फ्लूइड्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे रीज़न में लिखा हुआ है, एबिलिटी टू फ्लो। ठीक, जो फ्लो कर सकता है अपने आप से उसे हम फ्लूइड्स बोलते हैं। देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से, बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलेंगे। ओके, नाउ द फ्लूइडिटी इन बोथ दीज स्टेट्स दैट ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। तो मतलब फ्लूइडिटी का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्री हैं अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ऑन कॉन्ट्रेरी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस। हम सबको पता है कि सॉलिड्स में फिक्स्ड पोजीशंस होता है, कोई नई बात नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट। नाउ दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी इन सॉलिड्स। तो क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, फिक्स पोजीशंस पे लगे होते हैं, तो उनकी रिजिडिटी बढ़ती है। रिजिडिटी मतलब थोड़ा ठोसपन जो होता है उसको, राइट, उसे रिजिड बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन दम। क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों पास पास ही ऑलमोस्ट होते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये रीज़न के बिहाइंड द रीज़न आप बता सकते हैं कि रिजिडिटी क्यों होती है, क्योंकि पास पास होते हैं। पास पास होने से क्या होता है, तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा होता है। इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोले, आपने पढ़ा होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स। द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल्स एंड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब्स, राइट। आपको मैं बताऊं इसी रिजिडिटी की वजह से बहुत सारे नए नए डिस्कवरी हो चुकी हैं एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें खोजी भी जा रही हैं, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब, राइट। न्यू मटेरियल्स ये हैं, ये न्यू मटेरियल के फॉर्म में आता है, न्यू मटेरियल कैटेगरी में आता है। एंड हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल आर टफर देन स्टील। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं ये स्टील से भी ज़्यादा टफ होते हैं। ओके, एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हल्के होते हैं। एंड हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि इनमें कंडक्शन प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है। सो बहुत ही कमाल की चीज़ है। एंड देन कॉपर, कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्शन प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, कंडक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, सच मटेरियल्स में प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, राइट। वी हैव expected to play important role in the future. High temperature and superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers and packaging, biocompliant solids for surgical implants, etc. Thus the study of this state becomes more important in the present scenario. क्योंकि ये जो हमारे न्यू मटेरियल्स हैं इनका बहुत सारा यूज़ होता है हमारे इस समय, राइट। इस समय कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप सबको मैंने बता भी दिया। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इन सब का यूज़ होता है, तो इनका वैल्यू है एक सोसाइटी में आजकल। ठीक है, तो इनको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। एंड अच्छा, इसमें इस यूनिट का डिस्कस किया गया है पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन द सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो पार्टिकल्स का ऐसा क्या अरेंजमेंट हो कि सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बन जाए, वही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो आएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगे, राइट। थोड़ा सा देखते हैं, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्लास 11th में? मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सबको पता है। अंडर गिवन कंडीशंस, मैं थोड़ा सा अपना वो चालू कर लेता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, हाँ देखिए,
मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट नेमली सॉलिड लिक्विड गैस, सबको पता है. गिवन सेट ऑफ कंडीशंस टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच ऑफ दीज वुड बी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ गिवन सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फैक्टर्स. ठीक है, तो मैटर जो है, जो सॉलिड होता है, वो सॉलिड किसी कंडीशंस के अंदर होता है, राइट. जैसे कि मैं आपको बताऊँ, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं. अब देखिए, इसको इंटरमोलिकुलर जो है दो शब्द से मिलकर बना है. एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा. इंट्रा क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्स लगा रहा है. लेकिन इंटर का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, बाहरी मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है. ठीक है, नाउ कीप द मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्लोजर, दोनों को क्लोजर रखने के लिए. ठीक है, दोनों एक दूसरे फोर्स लगाते हैं ताकि दोनों पास पास रह सकें. एंड द थर्मल एनर्जी विच टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर. लेकिन थर्मल एनर्जी क्या कर रही है? इनके अंदर कुछ मोशन होगा ना मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो थर्मल एनर्जी क्या कर रही है? दोनों को दूर ले जाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, इस वजह दूर तो जाएंगे ही, सिंपल सी बात है. नाउ अब देखिए, एट सफिशेंटली लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो हो, हमारा टेम्परेचर लो, नाउ द थर्मल एनर्जी इज़ लो, थर्मल एनर्जी लो हो जाएगी. सिंपल सी बात है, अगर कोई ठंडा पानी है उसकी जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो कम होगी क्योंकि वो गर्म नहीं है. सिंपल सी बात. अच्छा, पानी को गर्म कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी. ठीक है, यानी कि बोले तो थर्मल एनर्जी हाई हो जाएगी. अगर पानी ठंडा होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी लो होगी. एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ब्रिंग देम क्लोज दैट दे क्लिंज टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस. और अगर ठंडा होगा पानी तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तब भी जो है वो चीज़ ठोस हो जाएगी. नाउ दीज कैन स्टिल ऑसिलेट्स, क्या लिखा हुआ है? दीज कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस एंड सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. तो वो फिर भी अपने पोजीशंस पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, और ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? सॉलिड स्टेट बनाती हैं. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने इतनी चीज़ें बताई, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको देखना पड़ेगा. दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. किसी भी सॉलिड का डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होता है. इन चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा. चाहें तो साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो. ठीक है, नोट्स बनाने से आप ज़्यादा ग्रैब कर पाएंगे, ज़्यादा याद रख पाएंगे और आपको फ़ायदा भी होने वाला है. द इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट. इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस शॉर्ट मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस लगभग ज़ीरो ही होगी. ठीक है, ज़ीरो के करीब ही होगी. ओके, बोले तो ज़ीरो ही होगी क्योंकि दो मॉलिक्यूल एकदम पास पास में सटे हुए हैं. ठीक, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स, सिंपल सी बात है, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होगी. इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. अब क्योंकि दो मॉलिक्यूल पास पास में हैं, या बोले तो दो एटम पास पास में है, तो सिंपल सी बात है इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा. क्योंकि फिजिक्स में आप सबने पढ़ा है कि जब दो पार्टिकल पास पास में होते हैं तो उनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगे और अच्छे से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूलर आयंस हैव फिक्स्ड क्या फिक्स्ड पोजीशंस, दोनों की फिक्स पोजीशंस होती हैं इन सब चीज़ों की. एंड हैव फिक्स पोजीशंस कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. यानी कि जो एटम्स मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि वो उड़ रहे हैं कहीं इधर उधर. ठीक है, वो केवल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं. एंड देयर मेन पोजीशन, ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस. दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि किसी सॉलिड को अगर हम दबाएंगे, जैसे कि आप जिस मोबाइल से, जिस कंप्यूटर से इसे देख रहे हैं ये वीडियो, उसको अगर आप अपने हाथ से दबाने की कोशिश करें तो वो इनकम्प्रेसिबल है, उसको इतना नहीं दबा सकते हैं आप. ठीक है, उसको ऑलरेडी इतना दबा के बनाया गया है. कोई पत्थर, उसको आप दबा नहीं सकते, वो इनकम्प्रेसिबल है, रिजिड है. ठीक है, रिजिड मतलब सॉलिड एक तरीके से इतना आसानी से हो नहीं सकता. ठीक है, दबा नहीं सकते. एंड यहाँ पे क्या लिखा? ऑसिलेट अबाउट द मेन पोजीशन. मान लीजिए ये हमारा कोई पार्टिकल है, ये अपनी ही जगह पे ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ है ये, दूसरी बार यहाँ पहुँच गया, तीसरी बार यहाँ पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक ही जगह पे अपना ऑसिलेट कर रहा है. ऑसिलेट का मतलब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑसिलेट करना, अपनी जगह नहीं बदल रहा है ये. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा. ऐसे आप अगर नोट डाउन करने का तरीका बताएं तो सॉलिड्स मैं आपको बताऊं, सॉलिड्स ऐसे लिखिए सॉलिड्स, फिर प्लेन कॉपी आपके होनी चाहिए, और ऐसे लिखिए सॉलिड्स लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए क्रिस्टलाइन, और यहाँ पे लिखिए एमॉर्फस.
ठीक है। तो एमॉर्फस के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो एमॉर्फस जब आप आगे करेंगे इसको थोड़ा और आगे ऐसे बना लीजिएगा, एमॉर्फस के बारे में चीज़ें लिखते जाइए, ठीक है, और क्रिस्टलाइन के बारे में चीज़ें लिखते जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। किसके बेसिस पे इसको अलग किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्डर के नेचर, ऑर्डर का जो नेचर है, ठीक है, अरेंजमेंट में जो ऑर्डर का नेचर है, ध्यान से चाहिए, और नेचर ऑफ ऑर्डर। A crystalline solid usually consists of large number of small crystals। जो क्रिस्टलाइन हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल क्रिस्टल्स जब मिलाए गए हैं तब जाके हमारा बड़ा सॉलिड बन पाया है। आप सबने ऐसा डायग्राम भी बना आपकी बुक में देखा होगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड राइट, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप तो होती है, कहाँ पे थे हम लोग? राइट, large number of small crystals and each of them having definite characteristic geometrical shape and the arrangement constituent particles atoms or molecules in a crystal is ordered and repetitive। जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑर्डर्ड होता है और रिपीटेटिव होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कर दिया फिर ऐसा कर दिया फिर ऐसा कर दिया, ये पूरा सॉलिड है, ऐसा कर दिया सॉलिड। एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, अरेंजमेंट होता है। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी पार्टिकल कहीं भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक डेफिनिट ऑर्डर एंड रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशंस में ये होता है, एक्स वाई जेड एक्सेस पे। इफ़ यू ऑब्जर्व द पैटर्न इन वन रीजन एंड क्रिस्टल वी कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ इन एनी अदर रीजन ऑफ द क्रिस्टल। अगर हम किसी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें तो उसके हम अदर पार्टिकल के अरेंजमेंट को हम बता सकते हैं कैसा उनका अदर पार्टिकल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। वी कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली द पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स इन एनी अदर रीजन, किसी अदर रीजन में हम लोग पार्टिकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्रिस्टल हाउएवर फार दे मे बी फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्रिस्टल हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इस क्रिस्टल का एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, विच मीन्स देर इज़ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट विच रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। अच्छा, क्रिस्टलाइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला क्रिस्टल होगा ये, ठीक है, जिसका मतलब देयर इज़ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होगा। इस चीज़ को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, बहुत लोगों को लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ही नहीं पता होता, बस रट्टा मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ? विच मीन्स देयर इज़ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल, ठीक है। रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट जो कि खुद को रिपीट करता है पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल, यानी पूरे क्रिस्टल में खुद को रिपीट करेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर टाइपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 2 एग्जांपल याद रखिए हमेशा, एक तो सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और दूसरा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज भी एक क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ग्लास, रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स डू नॉट क्या लिखा है? डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल्स, दे आर लिक्विड्स सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। अच्छा, ग्लास, रबर और प्लास्टिक्स जो होते हैं वो कोई सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड हैं, बस उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कूल कर दिया गया है। तो कभी कभी हम ग्लास को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। आपने देखा होगा बहुत सारे जब खिड़कियाँ होती जहाँ पे, तो खिड़कियाँ लगी होती तो खिड़कियाँ जो है नीचे की तरफ मोटी हो जाती। क्यों, किस वजह से? क्योंकि जो खिड़कियों का जो ग्लास होता है वो एक लिक्विड ही तो है, बस बहुत ठंडा कर दिया गया है उसको। तो धीरे धीरे बहते बहते क्या होता है, जो नीचे की तरफ वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी सी हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि ग्लास इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये चीज़ें आपसे आगे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे। एंड कूलिंग, दीज आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। अच्छा, ग्लास, रबर और प्लास्टिक्स को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। द टर्म एमॉर्फस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एमॉर्फस मीनिंग नो फॉर्म। एमॉर्फस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। वहाँ तो क्रिस्टल था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। लेकिन यहाँ पे जो एमॉर्फस है उसका कोई, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ही आप समझें कि एमॉर्फस मतलब कोई फॉर्म ही नहीं, नो फॉर्म, ठीक है। एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड हैज़ यूजुअली शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
इनका जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये भी एक डिफरेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और डेफिनेटली डिफरेंस आता है दोनों में कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है ये। इन सच अरेंजमेंट रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व। अच्छा, एक रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, लेकिन केवल शॉर्ट डिस्टेंस तक, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा रेगुलर पैटर्न चल रहा है। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या था, रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न चलता था और लंबे ऑर्डर तक चलता, लंबी दूरी तक चलता था, ठीक है, इसीलिए उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं क्रिस्टलाइन को। लेकिन एमॉर्फस को शॉर्ट डिस्टेंस ओनली या शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। इज ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, रेगुलर पैटर्न्स आर स्कैटर्ड एंड इन बिटवीन अरेंजमेंट्स इज डिसऑर्डर्ड। अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसा होता है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड इन शोन फिगर, ठीक है। अच्छा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एमॉर्फस ग्लास दोनों का ही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। टू स्ट्रक्चर्स में क्या दिखाया गया, व्हेन टू स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अच्छा, दोनों स्ट्रक्चर्स हमें ऐसा लग रहा है कि आइडेंटिकल है। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे आसानी से, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप दोनों डायग्राम को अच्छे से समझ जाएं। जस्ट 1 मिनट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल टू स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दोनों एक तरीके से आइडेंटिकल दिख रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, है कि नहीं। एकदम रेगुलर पैटर्न है, ठीक है, क्वार्ट्ज है और ये क्वार्ट्ज ग्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऐसा लग रहा है दिल बना दिया गया है, ये थोड़ा गोला छोटा हो गया है एंड ये थोड़ा चौड़ा हो गया गोला, ये गोला लंबाई हो गया, ये गोला बहुत छोटा हो गया, ये यहाँ से ब्रेक ही हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम बेंजीन रिंग टाइप का बढ़िया सा बना दिया है गोला, और एकदम पैटर्न जैसा लग रहा है फॉलो हो रहा है बहुत अच्छा तरीके से। आप देखेंगे यहाँ भी 3-3 ऐसे फॉलो हो रहा है और यहाँ भी 3-3 ऐसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो एक रेगुलर बढ़िया सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये इस साइड हमारा क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और इस साइड है हमारा क्वार्ट्ज ग्लास जो कि एक अमॉर्फस सॉलिड है। डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखा हुआ है, डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। अच्छा, दोनों टाइप के सॉलिड अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करते हैं, तो आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, राइट। आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मतलब आप समझ गए होंगे शार्प का मतलब क्या होता है। एंड एट 1 मिनट, एट कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर्स दे मेल्ट एब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड। शार्प मतलब थोड़ा सा ही टेम्परेचर देंगे उसको और वो जल्दी ही पिघल जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। ऑन दी अदर हैंड एमॉर्फस सॉलिड्स ऑफन सॉफ्टन, ठीक है, सॉलिड्स सॉफ्टन एंड मेल्ट स्टार्ट फ्लोइंग ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स सॉफ्टन एंड मेल्ट। एमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, प्लास्टिक को अगर आप गर्म करेंगे तो पहले तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेल्ट हो जाएगा और बहना शुरू कर देगा। एंड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड कैन बी मोल्डेड। अच्छा, प्लास्टिक को हम लोग मोड़ भी सकते हैं। प्लास्टिक को अगर कहीं फिट करना होता था पाइप, तो हम लोग गर्म करके उसको मोड़ देते थे, ठीक है। तो इसीलिए लिखा कैन बी मोल्डेड, मतलब मोड़ सकते हैं। ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स, मतलब किसी भी शेप में बदल सकते हैं प्लास्टिक को गर्म करके, वही बता रहा है। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव सेम स्ट्रक्चर्स फीचर्स इन द सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स का सेम स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं एज लिक्विड्स आर कन्वीनियंटली रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड्स, ठीक है। विस्कस लिक्विड मतलब जब लिक्विड्स के बीच में विस्कोसिटी हो। दे मे बी क्रिस्टलाइन एट द सेम टेम्परेचर। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बी मिल्की एंड अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, कुछ ग्लास जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाए गए हैं तो वो फाउंड मिल्की इन अपीयरेंस, मिल्की हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ क्रिस्टलाइजेशन है। लिक्विड लाइक लिक्विड्स एमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स अगर पानी होता है, पानी का गिलास गिरा दीजिए, ठीक है, तो पानी बहने लगेगा। उसी तरह एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी, उतनी क्षमता होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया कि शीशे लगे हो तो शीशे नीचे जो है मोटे हो जाते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था अभी, पीछे जाइए और वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा, राइट। नीचे मोटे हो जाते हैं क्योंकि ग्लास इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये 1 लाइन स्टेटमेंट है, आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, नाउ द्रो टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, मतलब जो सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करते हैं। देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, राइट। सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी इनको बोला जाता है। नाउ एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर।
आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर दीज प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जाम्प्ट आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स में आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हर डायरेक्शन में सेम होंगी, सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा ये कोई एमॉर्फस सॉलिड्स है, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे भी उतनी ही होगी, यहाँ पे भी उतनी ही होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होगी, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा सारे डायरेक्शंस में। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है इन सेम इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में सेम होगी। ठीक है, तो बहुत कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, आप सब समझ सकते हैं। एंड बिकॉज इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अच्छा ठीक है, तो एमॉर्फस में कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, ये इसी की वजह से बस है। नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट डेफिनेट अलॉन्ग विद डेफिनेट डायरेक्शंस। ओवरऑल अरेंजमेंट बिकम्स इक्विवेलेंट। तो जो ओवरऑल अरेंजमेंट होता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है लगभग सारे डायरेक्शंस में। हैंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो हर डायरेक्शन में सेम होगी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो एनिसोट्रोपिक इन नेचर मतलब दैट इज़ सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक, जैसे कि उन अब किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो वो एनिसोट्रोपिक होते हैं। ठीक, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस शो डिफरेंट वैल्यूज़ व्हेन मेजर्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उनकी मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ और रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ और रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ और रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। ठीक है, तो इनके इस नेचर की वजह से, मतलब इनका जो एनिसोट्रोपिक नेचर की वजह से इनका जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं व्हेन मेजर्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस इन सम सेम क्रिस्टल। ठीक है, सेम क्रिस्टल की बात हो रही है। दिस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस इलस्ट्रेटेड फिगर शोज। ठीक है, तो आपको फिगर शो किया गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऊपर बोला गया था ऐसा शब्द कोई, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कि रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस माइट क्वाइट हैव डिफरेंट टू डायरेक्शंस इन इंडिकेटेड इन द फिगर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ी? क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। और क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ी उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। शेप कैसी है? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है किसकी? क्रिस्टलाइन की। और इसकी इरेगुलर शेप होती है, किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एकदम फिक्स्ड, ठीक है, इसी शेप में होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अच्छा, शार्प टेम्परेचर में मेल्ट करेगा। अच्छा, ग्रेजुअली एमॉर्फस क्या होगा? सॉफ्ट होगा पहले, फिर मेल्ट हो जाएगा ओवर रेंज ऑफ ऑर्डर, ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, क्लीवेज प्रॉपर्टी व्हेन कट। अच्छा, क्लीवेज मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं या किसी को काटते हैं, क्लीवेज। व्हेन कट शार्प एजेड टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। तो जो अगर हम इसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो न्यूली जनरेटेड सरफेस जो होगी वो भी शार्प और प्लेन होगी, स्मूथ और प्लेन होगी। व्हेन कट इनटू शार्प एजेड टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेस। ठीक है, अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स को काटेंगे तो इनकी दोनों सरफेस इरेगुलर होंगी और दोनों की ही प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। ठीक है, समझिएगा बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पैथी ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। हीट ऑफ फ्यूजन एनिसोट्रोपिक इन नेचर, ये नेचर कैसा होता है? एनिसोट्रोपी जो हमारा क्रिस्टलाइन होता है वो एनिसोट्रोपिक होता है और जो एमॉर्फस होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। नेचर ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं जो, और हमारे कौन ट्रू सॉलिड्स होते हैं? क्रिस्टलाइन। और स्यूडो सॉलिड्स कौन होते हैं? एमॉर्फस, राइट। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन का और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है एमॉर्फस का, ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिसाइड्स क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के अलावा देर आर सम सॉलिड्स विच आर अपेरेंटली अपीयर एमॉर्फस बट हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के अलावा कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि अपेरेंटली अपीयर एमॉर्फस, ऐसा लगता है कि वो एमॉर्फस हैं बट हैव क्रिस्टलाइन नेचर, लेकिन उनका नेचर माइक्रो क्रिस्टलाइन होता है। दे आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं।
मेटल ऑफन अकर पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन, metals often occur in polycrystalline conditions involved individual crystals are randomly oriented in metallic sample and may appear isotropic even in a single crystal anisotropic, right? Amorphous solids are useful in material, ठीक है, यानी कि amorphous solids यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्लास, हम सब लोग पानी पीते हैं कांच के गिलास में, रबर तो हम लोग लिखते हैं और मिटालते हैं उससे, है ना। प्लास्टिक को तो हमारे आसपास प्लास्टिक ही उसका हम यूज़ कर रहे हैं। एंड फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ्स। एमॉर्फस सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल। अच्छा, एमॉर्फस सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल, इसका नाम याद रखिए आप, एमॉर्फस सिलिकॉन, ये एक फोटोवोल्टाइक मटेरियल है, अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो हमारा सोलर पैनल्स होते हैं उसमें एमॉर्फस सिलिकॉन लगाया जाता है, जो कि एक फोटोवोल्टाइक सेल की तरह काम करता है, बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल होता है। और ये इससे क्या होता है, सोलर पैनल्स में सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ है, ठीक है, इससे एनर्जी हम लोग बचा सकते हैं। और एमॉर्फस सिलिकॉन नाम आप याद रखेंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इस चीज़ को हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।